हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीच वर्ल्ड के एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11। उससे पहले आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन 1869 में गांधी जी का जन्मदिन और 1904 में लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन हुआ था। आप सभी को उन दोनों की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे क्या, तो इससे पहले हम लेक्चर नंबर 10 में क्या देख चुके थे कि कंपोनेंट को जो परपेंडिकुलर और नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं उनको कैसे तोड़ा जाता है, और मोमेंट यानी कि जो हम बताए थे पिछले लेक्चर में m इक्वल टू पी इंटू एल। पी यहाँ पे क्या था, तो पी यहाँ पे फोर्स था और एल क्या था, तो यहाँ पे एल डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि मतलब कि फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से लेकर जिस पॉइंट से हम मोमेंट ले रहे हैं वहां तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था उसी को हम एल बोल रहे थे। और हमने इसको इंडिकेट किससे किया था, तो एक्स से किया था। इसका यूनिट क्या था, तो फोर्स का हम जानते हैं न्यूटन और इनटू में लेंथ का मीटर। न्यूटन मीटर हमें ऐसा यूनिट में दिए थे, मतलब निकाले थे। उसके बाद क्या था, तो फिर एक और था क्या, तो न्यूटन mm, और इसको फिर क्या बोले थे हमने, तो केजी न्यूटन मीटर भी बोल सकते थे। सीजीएस में क्या था, तो डाइन सेंटीमीटर, DYNE डाइन सेंटीमीटर। मोमेंट हम देख चुके थे, मोमेंट ऑफ फोर्स में खत्म हो चुका था। तो अब हम मोमेंट ऑफ फोर्स में हमको क्या देखना था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स कुछ नहीं है, जैसे कि कोई एक फोर्स है, ठीक, उसका फोर्स के परपेंडिकुलर कोई डिस्टेंस है, वहां से जो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वहां से मान के चलिए कोई फोर्स है, यहाँ पे जो हम एक पॉइंट खींचे, ठीक, इससे हम परपेंडिकुलर इस पे डाल रहे हैं, फोर्स पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। इपो ओ मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं। ये पॉइंट ए है जहाँ पे फोर्स लग रहा है, पॉइंट बी जहाँ तक फोर्स लग रहा है, ठीक। तो अब ये कहना चाह रहा था कि जो पॉइंट हमने जहाँ परपेंडिकुलर खींचा है उसके इधर जो त्रिभुज बनाएंगे और इसके इधर जो त्रिभुज बनाएंगे दोनों बराबर होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स यही कहता है, यानी कि जो हम यहाँ से त्रिभुज खींचेंगे, यहाँ से, और जो यहाँ से त्रिभुज खींचेंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ये जो है बराबर होगा ये दोनों में जो कॉमन है। तो इसको कैसे, तो साइड एंगल साइड से बराबर कर सकते हैं। तो वही कहना चाह रहा था कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कौन कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज ए, यहाँ पे सी मान लेते हैं, ACO इक्वल टू त्रिभुज BCO होगा। यहाँ पे देखिए फोर्स पी है, पी पे ओ से परपेंडिकुलर हम डाले तो ये परपेंडिकुलर के इधर जो मतलब राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो त्रिभुजें बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। यही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स है। इसी में एक लॉ देखना है, लॉ ऑफ मोमेंट, या उसको क्या बोलते हैं, तो वेरिएंस लॉ ऑफ मोमेंट या वेरिएंस थ्योरम बोलते हैं उसको। उसके बाद फिर हम सब रिजल्टेंट का स्टार्ट करेंगे शायद, तो उसी में देख लेंगे। फिर पैरेलल फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है वो देख लेंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, तो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंट देख रहे हैं, यानी कि मोमेंट जो हम निकाले हैं उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि किसी भी जगह पे हम उसको दर्शाना चाह रहे हैं तो किस प्रकार दर्शाएंगे। पहले थोड़ा सा उसके बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद इसको पूरा मतलब सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो क्या है, पहला लेट ए फोर्स हम एक फोर्स पी मानते हैं, ठीक, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, तो वेक्टर ए बी, ये एक वेक्टर ही है ना, वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो फोर्स पी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को। लेट ओ बी द पॉइंट, मतलब ओ एक पॉइंट है विच द मोमेंट इज डिटरमाइंड, जहां से हमको मोमेंट डिटरमाइन करना है, यानी कि यहाँ से मोमेंट इस फोर्स का कितना होगा। कोई मान के चले कुछ ऐसा प्लेन ऐसा है, ठीक, इधर वाला पार्ट भूल जाइए, तो हम इसको B इंटू ओ लिख सकते थे सिंपली, B इंटू ओ। अब B फोर्स इंटू ओ, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स दे दिया है P जो कि AB के रूप में लगा हुआ है, पॉइंट O यहाँ से दर्शा रहा है जो इसके लंबवत है, परपेंडिकुलर के बराबर है। तो क्या है फिर, टू बी पॉइंट अबाउट द विच मोमेंट, देखिए क्या, मोमेंट इज टू बी डिटरमाइंड, जहां से हमको मोमेंट डिटरमाइन करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट O से हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, AB पे, जो हमने करके रखा हुआ है। उसके बाद क्या जानते हैं, तो मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O के अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स P किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में क्या बताया था
कि मोमेंट ऑफ पॉइंट, इस m किसको दर्शाता है, मोमेंट को। ओ यहाँ पे जो रहेगा ओ पी ए बी जो भी रहे वो उस पॉइंट को दर्शाएगा। तो मोमेंट ऑफ पॉइंट ओ, एमओ मोमेंट ऑफ पॉइंट ओ, पी क्या है यहाँ पे, तो फोर्स है, ओ क्या, ओ सी क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब देखते हैं किस प्रकार दर्शाया जाता है। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज बना सकते हैं कि नहीं, इसको थोड़ा इस प्रकार रखिए। मानिए कि जो ये वेक्टर लग रहा है, वेक्टर पे जो हम परपेंडिकुलर डालें वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा है कि इधर का एरिया और उधर का एरिया, यानी कि राइट इक्वल टू लेफ्ट हो जाए यहाँ पे, मतलब राइट हैंड का एरिया और लेफ्ट हैंड का एरिया इक्वल हो जाए। उसके बाद यहाँ से हम एक इंक्लाइनेशन खींचते हैं। फिर यहां से भी एक इंक्लाइनेशन खींचते हैं और इन दोनों पॉइंटों को मीट कर देते हैं। अब देखिए दो त्रिभुज ये बन गए कि नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ओ, यहाँ पे ए था, ओ ए और बी एक दो त्रिभुज से मिलकर बने हैं। किससे किससे, तो ओ ए सी ओ बी सी ओ से मिलकर बने हैं कि नहीं। तो हम यहाँ पे देखिए पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी इंटू ओ सी की जगह पे ओ सी। अब देखिए एक ऐसे और एक ऐसे है, तो हम इसको ए सी प्लस बी सी में तोड़ सकते हैं। तो वहीं पे देखिए ए सी प्लस बी सी में तोड़ेंगे जब इसको, ए सी प्लस बी सी और इधर ओ सी रहेगा, तो एक बार ओ सी के साथ ए सी प्लस ओ सी होगा, फिर एक बार बी सी प्लस ओ सी होगा। जब त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी तो फिर अब ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। तो साइड एंगल साइड से हम इस त्रिभुज के इन दोनों एरियाओं को तो बराबर कर सकते हैं ना। कैसे, तो देखिए इस प्रकार ए बी को हम किस में तोड़ सकते हैं, तो ए सी प्लस सी बी इंटू ओ सी। अब कैसे होगा, तो ए सी इंटू ओ सी प्लस सी बी इंटू ओ सी। ये देखिए ए सी इंटू ओ सी। जब ये दोनों त्रिभुज इंटू में है तो हम इसको क्या जानते हैं कि लंब आधार ये कर्ण। त्रिभुज का फॉर्मूला यहाँ से लग सकता है, मतलब त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला क्या, तो हाफ इंटू हाइट ए सी एंड बेस ओ सी, सिंपल। प्लस इसमें भी हम हाफ अपने मन से ही ऐड कर रहे हैं, सी बी आधार गुणे ऊंचाई ओ सी, सिंपल हो गया। अब देखिए ये जो है इसको हम त्रिभुज ए सी ओ लिख सकते हैं, प्लस इसको हम त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, इसको हम त्रिभुज सी त्रिभुज बी सी ओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब ये वाला भुजा इतना दूर से हम इस प्रकार डाले हैं कि इधर वाला साइड और इधर वाला साइड बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ ए सी ओ इक्वल टू ट्रायंगल बी सी ओ हो सकता है। जब ये दोनों बराबर है तो हम यहाँ पे ए सी ओ को रिप्रेजेंट करके बी सी ओ लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए इसको ऐसे हटा भी तो सकते हैं ना, ए सी ओ प्लस त्रिभुज ए सी ओ दोनों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर ही है। तब यहाँ पे टू ट्रायंगल ए सी ओ, ए सी ओ को देखिए हम क्या लिख रहे थे यहाँ पे, तो हाफ इंटू ए सी इंटू ओ सी। यानी कि यहाँ तक कह सकते हैं कि नहीं, जो भी मोमेंट आया हमको, मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओ पॉइंट, वो टू इंटू त्रिभुज का, कौन सा त्रिभुज का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि हाफ इंटू ए सी इंटू ओ सी के बराबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 इससे कट जाएगा तो वापस वही फॉर्मूला आ गया कि नहीं।
तो उसी प्रकार यहाँ पे ये मतलब कि सिद्ध करने का तरीका है, जो कि वर्जेंस लॉ यानी कि जो अगला लॉ है पढ़ना मोमेंट ऑफ लॉ, उसके अनुसार बताया गया था कि जो भी होगा मोमेंट किसी भी पॉइंट से अगर जो फोर्स वेक्टर के रूप में जो फोर्स लग रहा है और किसी अलग पॉइंट से उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाता है, तो अगर जो परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाए कि राइट साइड का जो भी है बचा हुआ लेंथ और बचा हुआ लेंथ लेफ्ट साइड का दोनों इक्वल हो, तो उस कंडीशन में मोमेंट हम जिस पॉइंट से ले रहे हैं वो पॉइंट दुगना हो जाएगा। दुगना होता है किसी भी एरिया ट्रायंगल का जो एरिया लेंगे उसमें जो उस परपेंडिकुलर डालने से जो ट्रायंगल का एरिया बन रहा है एक तरफ, वही दुगना हो जाएगा। हेंस हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जो भी पॉइंट हम लेंगे यानी कि फोर्स पॉइंट मोमेंट ऑफ फोर्स is equal to area of triangle, sorry, twice area of triangle, twice area of triangle ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ से देखिए ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बराबर होता है किसी भी, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम मोमेंट ऑफ फोर्स को दर्शाते हैं तो उसमें हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं कि जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का दुगना होगा। जितना एक एरिया ऑफ ट्रायंगल एक का आ रहा है उसका दुगना होगा, क्योंकि ये दोनों जो भी ट्रायंगल बन रहे हैं वो दोनों इक्वल हो रहे हैं। यहीं पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म होता है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं लॉ ऑफ मोमेंट यानी कि जो वर्जेंस लॉ है उसमें भी बताया गया है कि कोई भी किसी भी पॉइंट से हम जो मोमेंट लेते हैं उसका, यानी कि जो भी फोर्स लग रहे हैं सब जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनके बदले जो हम रिजल्टेंट ले रहे हैं, इनके बदले एक जो रिजल्टेंट लेंगे उसका मोमेंट यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस और इसका मैग्नीट्यूड होगा उसका मोमेंट बराबर होगा इन लगने वाले सभी फोर्सेस के मोमेंट के। वेगन्स लॉ ऑफ मोमेंट यही कहता है, लॉ ऑफ मोमेंट में यही देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। ये आपको वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, रुकिए। यहां से इस तरफ जाइएगा, यहां पे लिख देते हैं हेंस वी से डैट द moment of force is equal to TWIC twice area of TRINGLE triangle। यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आप देख लेते थे क्या, तो वेरिएंस लॉ ऑफ मोमेंट या थ्योरम ऑफ मोमेंट, इसी को क्या बोलते हैं, तो लॉ ऑफ मोमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करिएगा, सॉरी, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंट। ये पॉइंट छूट गया था, इसको मतलब जोड़ लीजिएगा। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ मोमेंट। चलिए हम देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इट इज स्टेट, ये क्या एक अवस्था है, इफ ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्स यानी कि एक ही प्लेन पे लगने वाले एक ही प्लेन पे जब सभी फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन लाइज करता है तो उनको कोप्लेनर फोर्स कहते हैं। क्या कह रहा है, कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। यहाँ पे देखिए किसी एक खास पार्टिकल पे जब एक ही प्लेन पे लगने वाले सब फोर्स एक्ट करते हैं तब आर इन इक्विलिब्रियम, जिस पार्टिकल पे वो एक्ट करें वो इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या था,
तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एम मोमेंट इक्वल टू 0, यानी कि जो भी इसमें होगा सब चीज 0 होगा कंडीशन इक्विलिब्रियम। देन द अलजेब्रिक सम, देखिए क्या है, देन द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, अलजेब्रिक सम यानी कि ax प्लस बी प्लस सी, जो मतलब इस प्रकार का एगो पढ़े नहीं हैं आप सब, ए बी सी इक्वल टू 0, मतलब वही प्लस करने पे। देन द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट के सापेक्ष हम जब उस मोमेंट को लेते हैं, इज इक्वल टू द देयर रिजल्टेंट फोर्स अबाउट, इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स द सेम पॉइंट। एंड अब देखिए इसमें क्या हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट के मतलब किसी भी पॉइंट से हम जब मोमेंट लेते हैं तब उस पॉइंट पर लगने वाले सभी फोर्सेस का मोमेंट और उस पॉइंट पे जो रिजल्टेंट लग रहा है उन सभी फोर्सेस का मोमेंट दोनों इक्वल रहेगा, तभी ना कोई भी पॉइंट इक्विलिब्रियम रहेगा। यानी कि इधर देखिए, ये किसी भी प्लेन पे मान के चलिए, किसी भी प्लेन पे 10 न्यूटन के 3 फोर्स लग रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, 3 न्यूटन और 30 न्यूटन, रिजल्टेंट यानी समेशन, इनका समेशन 30 न्यूटन। देखिए 30 न्यूटन अब इधर से हम लगा दिए, 10 न्यूटन का इधर से लगा दिए, तब इस पे तभी ना कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब दोनों तरफ से 30 न्यूटन का लग रहा है तो एक जगह स्टेबल रहेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इस पॉइंट से हम इन तीनों का मोमेंट निकालेंगे और इस पॉइंट से हम इसका मोमेंट निकालेंगे, तो मोमेंट अबाउट 10 इंटू 3 इक्वल टू मोमेंट अबाउट 30, यानी कि मोमेंट अबाउट 10 इक्वल टू मोमेंट अबाउट 30 होगा। यही कहना चाहता है ये वेरिएंस लॉ, इसी को हम क्या कहते हैं, तो लॉ ऑफ मोमेंट कहते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर बनाते हैं, मतलब ये जो डेफिनेशन दिया उनके अकॉर्डिंग फिगर बनाते हैं। कहना क्या चाह रहा, तो कहना चाह रहा है कि कोई भी एक पार्टिकल है उस पे फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से, मतलब कोई भी पार्टिकल पे फोर्स, कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स, एक ही समतल पे लगने वाले फोर्स इसको कोप्लेनर फोर्स लग कहते हैं, ठीक। 2 फोर्स, इनके बीच में इसका रिजल्टेंट। अब देखिए इसको हम मिला देते हैं ताकि पैरेललोग्राम हमारा पूरा हो जाए। पैरेललोग्राम हमने आपको बताया था कि कोई भी रिजल्टेंट हम निकालते हैं तो उसको पैरेललोग्राम में लगने की कोशिश करता है। देखिए इसका पैरेललोग्राम इनका पूरा हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट ए मान लेते हैं इसको, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि अभी जनरल कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट डी मान लेते हैं, ठीक। ये फोर्स क्या है, ये फोर्स पी है, ये फोर्स क्यू है, ये इसका रिजल्टेंट आर है। देखिए अब क्या कह रहा है, तो इट स्टेट दैट इफ ए नंबर ऑफ फोर्स कोप्लेनर फोर्सेस, यहाँ पे पी और क्यू नंबर ऑफ फोर्सेस है, एक्टिंग एट ए पार्टिकल, एक पार्टिकल ए पे लग रहा है, जो यहाँ पे पार्टिकल है इस पे लग रहा है सब, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल आर इक्विलिब्रियम। ये पार्टिकल तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब देन द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, मतलब जो इसका मोमेंट और इसका मोमेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, मतलब इससे कहीं पे भी, अब इस प्लेन में देखिए कहीं पे भी हम पॉइंट ले रहे हैं, ठीक। मान के चलिए हम यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट ओ है, ठीक। कोई भी पॉइंट ले हम ओ पी क्यू आर जे भी जो भी लेना है, एनी पॉइंट इज इक्वल, क्या इज इक्वल, इस चीज का ध्यान रखिएगा, वो इक्वल यानी कि समान होगा, वो समान होगा द मोमेंट ऑफ देयर रिजल्टेंट, यानी कि यहाँ पे जो AC वेक्टर है, जो रिजल्टेंट है, वो रिजल्टेंट फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट, यानी कि इस पॉइंट से इसका इस वेक्टर का रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट का जो इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट है उनका मोमेंट और इन दोनों फोर्स का मोमेंट इस पॉइंट से समान होगा। वेरिएंस लॉ यही कहता है। तो अब इसको मिला भी देते हैं, यहाँ पे D है, देखिए इसको यहां पे से भी मिला देते हैं, ये फिगर हो गया। ये फिगर आप बना लीजिए, उसके बाद ऊपर वाला मिटाते हैं, मतलब ऊपर वाला नहीं, चलिए अभी लिख लेते हैं, उसके बाद मिटाएंगे, ठीक। देखिए इसमें क्या हो गया, हम कोई भी पॉइंट ए लिए हैं
उससे हम क्या P और Q फोर्स लगा रहे हैं, जो कि वेक्टर किसका, वेक्टर ए बी P को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर ए सी ए डी Q को रिप्रेजेंट कर रहा है और वेक्टर ए से R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं क्या क्या है। लेट अस पॉइंट let us particle A, यहाँ पे क्या होगा let us two forces P and Q, let us two coplanar forces, देखिए यहाँ पे कौन सा, तो coplanar forces है ना, coplanar, let us two coplanar forces P and Q are acting, R नहीं, acting a point A। हम यहाँ पे दो कोप्लेनर फोर्स P एंड Q कंसीडर कर रहे हैं जो कि पॉइंट A पे लग रहा है, ठीक। उसके बाद द वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड फोर्स P and the vector AD represented force Q। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं अगला लाइन, तो द वेक्टर ए बी वेक्टर, ये जो वेक्टर है ए बी, ऐसा नोटेशन किसका होता था, आपको जब हम वेक्टर नोटेशन पढ़ा रहे थे तो ऐसा नोटेशन वेक्टर का यहाँ पे हमेशा ए स्मॉल में लिखा जाता था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल में लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी ऐसा पढ़ाया था आपको वेक्टर नोटेशन में। तो वही है कि द वेक्टर ए बी रिप्रेजेंट द फोर्स पी एंड द वेक्टर ए डी रिप्रेजेंट द फोर्स क्यू। फोर्स ए बी को पी कोई फोर्स है पी, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए बी, और फोर्स क्यू को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ए डी। ठीक बाबू, अब इसके बाद देखते हैं बाबू आगे क्या होगा। उसके बाद हम देखिए लेट द रिजल्टेंट एल है ये रिजल्टेंट let the resultant R is represented by, let the resultant R it also act on the point A, ये भी एक एक्ट करा किस पे, पॉइंट ए पे, एंड द वेक्टर क्या, तो ए और सी, ए सी रिप्रेजेंट थोड़ा सा ऊपर करके लिखने की कोशिश करते हैं, रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट आर, RESULTANT रिजल्टेंट आर, जो रिजल्टेंट आर है उसको, रिजल्टेंट फोर्स आर है उसको क्या, तो AC रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर। हम ऊपर वाला मिटाते हैं और इसको देखिए, ऊपर वाला मिटा के हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। आप इसको तब तक नोट डाउन कीजिए, हट जाते हैं। होप्सो आप नोट डाउन कर चुके हैं, मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा, तो वेक्टर ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स पी को, वेक्टर पी क्यू किसको रिप्रेजेंट, वेक्टर
AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स Q को, और वेक्टर AC है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट यानी रिजल्टेंट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम चलिए अब आगे देखते हैं, जैसे कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बताया था कि कोई भी त्रिभुज होता है उसका दुगना एरिया किसके, तो मोमेंट को जब इस पॉइंट से हम मोमेंट लेंगे तो इस त्रिभुज के दुगना एरिया क्या दर्शाएगा, तो मोमेंट को दर्शाएगा। तो यानी हम क्या आखिरी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के आखिरी में क्या बोले थे कि द फोर्स P अबाउट पॉइंट O, द मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट O इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, तो ABC। उसमें शायद गलत बता दिया था मैंने, तो वहां पे जो जहां पे आपने AOC लिखा था उसको सुधार के AOB कर लीजिएगा, यानी कि बड़ा वाला जो ट्रायंगल था ना उसका, यानी कि ये जो ट्रायंगल था बड़ा वाला इसका ट्वाइस एरिया के बराबर होता है, सॉरी इसके ट्वाइस एरिया के बराबर होता है। A और B यहाँ पे था जो इसके ट्वाइस एरिया के बराबर था, ना कि इसके, सॉरी उसको सुधार लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे इसमें देखिए हम अब इसमें नेक्स्ट क्या लिखाएगा, तो लेट अस कंसीडर द पॉइंट O, हाँ पॉइंट O को कंसीडर कर रहे हैं जो कि सेम लाइन में है किसके, CD। इट is present in the same line, in the CD line, in the DC या CD जो भी लिखिए, CD लाइन, CD जो लाइन बन रहा है उसके उसी में है। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा तिरछा गया है ना, इसको सीधा कर लीजिए। CD जो लाइन बन रहा है उसके सीधा में है कौन, तो पॉइंट O, इसलिए यहां से सीधे इसको मिला दिए पॉइंट O। अब क्या है, तो अब हम मिलाते किसको, तो एंड ज्वाइंट JOINT एंड ज्वाइंट द पॉइंट O टू A एंड B। पॉइंट O से A और B को ज्वाइंट करते हैं। देखिए पॉइंट A से हम ज्वाइंट किए, पॉइंट B से ज्वाइंट किए। अब यहां से देखिए स्टार्ट करते हैं क्या, तो मोमेंट लेना है किस पॉइंट से, तो पॉइंट O से। टेक द मोमेंट पॉइंट O, टेक द मोमेंट पॉइंट O, लिखिएगा अगला लाइन, टेक द मोमेंट पॉइंट O। take the moment about point O, about point O। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हम त्रिभुज बना रहे हैं, मतलब कोई भी फोर्स लग रहा है, वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है वो फोर्स, और उस फोर्स पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं किसी पॉइंट से, तो जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है उसका ट्वाइस यानी कि दुगना होगा, त्रिभुज ABC का दुगना होगा मोमेंट का दुगना, मतलब जो भी मोमेंट हम लेंगे, मोमेंट कहाँ से ले रहे हैं, मोमेंट पॉइंट अबाउट O ले रहे हैं ना, तो मोमेंट पॉइंट अबाउट O किसके बराबर होगा, तो ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO जो ट्रायंगल है उसका ट्वाइस एरिया यानी कि उसका दुगना एरिया किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ पॉइंट अबाउट O। तो उसी अकॉर्डिंग देखिए अब यहाँ पे भी हम मोमेंट ऑफ पॉइंट अबाउट O ही ले रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए हम चलते हैं निम्नलिखित तीन गो फोर्स है हमारे पास, तो तीनों फोर्स का बारी बारी से लेके चलते हैं। ठीक, तो पहला देखिए, पहला
पहला हम लेते हैं किसका, फोर्स P का, तो मोमेंट अबाउट ओ फोर्स P, मोमेंट अबाउट ओ, पॉइंट ओ, मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट अबाउट ओ फोर्स P, फोर्स P, इसे क्या हो जाएगा, तो एम P इक्वल टू, देखिए P फोर्स इधर है, ठीक, P फोर्स इधर है, ये फोर्स हो गया। पहले हम क्या जानते हैं, किसी भी मोमेंट हम लेते हैं, किसी के फोर्स के मतलब कोई भी पॉइंट के अकॉर्डिंग मोमेंट लेते हैं किसी भी फोर्स का, तो क्या लिखते हैं, फोर्स लिखते हैं पहले P, ठीक। उसके बाद जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यही है ना हमारा OA, इसको ऐसे रख के इसको हल्का सा ऐसे कर दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA ही है हमारा, तो इनटू OA। अब ये देखिए इसका फिर वही करेंगे कि हाँ OB देखिए ऐसे टूटेगा, उसको तोड़ने से बढ़िया हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट OA। अब इसके बराबर हम क्या जाने थे कि जो भी जिस भी पॉइंट से लेते हैं हम, तो उससे बनने वाले त्रिभुज का एरिया का दुगना होता है मोमेंट। तो मोमेंट अबाउट P हम लिख सकते हैं OAB, त्रिभुज AOB, मोमेंट अबाउट P हम लिख सकते हैं कि नहीं, त्रिभुज AOB, 2 इंटू त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB। देखिए पहला तो मोमेंट हमको मिल गया किसके, तो मोमेंट अबाउट ओ फोर्स P के लिए। अब देखते हैं नीचे वाला मिटाते हैं, आप होप्सो लिख चुके होंगे, मिटाते हैं। फिगर देखिए जरूर बनाइएगा, फिगर बनाने के बाद ये सब लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, एग्जाम में भी आपको मार्क्स मिलने का चांसेस रहेगा। देखिए कैलकुलेशन उतना मतलब इसमें सिद्ध करने वाला में बहुत कम चांस रहता दे आपको, अगर देता भी है तो उसका मतलब लैंग्वेज आपका बहुत ज़्यादा उतना नहीं मतलब देखेगा, लेकिन उतना नहीं देखेगा। लेकिन ये जो कैलकुलेशन आपका किया जा रहा है, कैलकुलेशन जरूर अच्छा से कीजिएगा, अपन घर पे भी मतलब प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसे ही बोला जाता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यानी कि जो प्रैक्टिस रहता है वो आदमी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता है। मोमेंट अबाउट ओ, मोमेंट अबाउट पॉइंट O फॉर फोर्स Q, अब फोर्स Q के लिए ले रहे हैं हम, MQ, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस OD QD, मतलब जो भी यहाँ पे D जो भी मानना है हमको पॉइंट O मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट Q बोल रहे हैं, सॉरी पॉइंट X मान लेते हैं, OX हो जाएगा, फिर AOX, फिर यहाँ पे क्या होगा, तो DXO बराबर करेंगे तो फिर दो बड़ा वाला त्रिभुज आ जाएगा, तो ये दोनों का फिर एरिया डबल हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं ना, तो सिंपल उससे उतना ज़्यादा करने से बढ़िया हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD, सिंपली हम लिख सकते हैं कि नहीं। सॉल्व किया था उसका अकॉर्डिंग देखिए ना, ये देखिए एक त्रिभुजी है ना, ये ऐसा है, इसको उठा के कुछ ऐसा रखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जा रहा है इधर, हम इसको Q मान लेते हैं, ये A पॉइंट है जहाँ पे है, और ये D पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये O है, ये फोर्स Q है, ठीक, फोर्स Q है यहाँ पे हम X मान लेते हैं। तो इसको देखिए उसी अकॉर्डिंग तोड़ेंगे तो मोमेंट लेंगे इसका, तो मोमेंट अकॉर्डिंग पॉइंट O के अकॉर्डिंग मोमेंट लेंगे, तो यहाँ पे AD आ जाएगा, फिर AD को AX और XD में तोड़ेंगे, तो फिर XD को तोड़ के फिर इन दोनों का जो ये लेंगे उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि ऐसा हम यहाँ पे देखें मोमेंट अबाउट O लिख के इसको लेते हैं AD इंटू OX, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया कि नहीं। AD को हम क्या लिख सकते हैं, AX प्लस XD इंटू OX होगा कि नहीं होगा, तब इन दोनों में जोड़िए AX इंटू OX प्लस OX इंटू XD, वही हो गया। अब हाफ और हाफ दोनों में मतलब कि हाफ कर दीजिए, माने के लिए पूरा फुल लेंथ था तो उसका हाफ इतना हुआ कि नहीं हुआ, उसका हाफ इतना हुआ कि नहीं हुआ, तो वही
इसमें हाफ इंटू करते हैं कितना, ए एक्स इंटू ओ एक्स प्लस हाफ ओ एक्स इंटू एक्स डी। अब देखिए ये त्रिभुज किसका है, हाफ इंटू एक्स इंटू ओ एक्स, तो त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, त्रिभुज ए ओ एक्स को, ए ओ एक्स को, सॉरी ए एक्स ओ को, हमेशा जो 90 डिग्री का एंगल बनता है वो बीच में रहता है, ए एक्स ओ को प्लस त्रिभुज डी एक्स ओ को, ये वाला दर्शा रहा है, पार्ट की दर्शा रहा है कि नहीं। अब जो ये दोनों बराबर है आपस में, इधर वाला बराबर इधर वाला बराबर है, तो 2 एरिया ऑफ, देखिए इन दोनों का एक साथ लिख सकते हैं कि नहीं, ये वाला ए डी इंटू, लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी इंटू ओ एक्स, ऐसे लिख सकते कि नहीं, जब ये हाफ ऑफ एक हो गया तो इस प्रकार लिख सकते कि नहीं। अब ए डी इंटू ओ एक्स को सिंपली रिप्रेजेंट कर दीजिए 2 इंटू त्रिभुज ए ओ डी से। आगे कि नहीं आ गया कि मोमेंट अबाउट ओ जो है, पॉइंट ओ के अबाउट जो मोमेंट निकाल रहे हैं, ये देखिए आपको नहीं दिख रहा हो शायद, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, तो 2 इंटू ट्राइंगल ए ओ डी, इसके बराबर आगे कि नहीं आगे मोमेंट अबाउट है। तो इतना करने से बढ़िया ना आपको सिंपल यही बता दिया जाए, यही देखिए आया कि नहीं आया, एओडी एओडी। पीछे में मतलब थोड़ा सा गलती हो गया था, वहां पे ए वो बड़ा वाला त्रिभुज की जगह छोटा वाला त्रिभुज का एक डबल एरिया बता दिया था हमने आपको, तो उसको सुधार लीजिएगा बस। अब देखिए रिजल्टेंट आर के लिए चलते हैं, रिजल्टेंट आर के लिए चलते हैं, क्या तीसरा में मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ फॉर फोर्स आर, यानी कि रिजल्टेंट के लिए। देखिए अब रिजल्टेंट का त्रिभुज कैसे बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक आएगा, फिर इधर से स्टार्ट होगा यहाँ तक, ऐसा कोई त्रिभुज बन रहा है। ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, एडी इसमें परपेंडिकुलर है कि नहीं, ऐसे देखिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, ये और ये कौन सा, तो देखिए ये वाला ये और ये, इसके लिए त्रिभुज बन रहा है कि नहीं रिजल्टेंट आर के लिए। तो वहीं इसको सिंपल बनाते हैं, 2 इंटू ट्राइंगल ए ओ सी, ए ओ सी, सिंपल ये आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए लॉ में क्या कहा गया था कि वो दोनों फोर्स जो भी फोर्स लग रहे हैं उनका मोमेंट, ये जो फाइनल रिजल्टेंट का जो मोमेंट है उसके बराबर होगा, अलजेब्रिक सम। तो इसका अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करते हैं सिंपली। द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स of forces, sum of moments of force P and Q इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू ट्राइंगल ए ओ बी प्लस 2 इंटू ट्राइंगल ए ओ डी बराबर में इतना आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी प्लस ट्राइंगल ए ओ डी। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल ए ओ डी से हो गया कि नहीं हो गया, हम यानी कि 2 कॉमन लेके हम ट्राइंगल, इसको देखिए कौन कौन सा, ए ओ बी ये वाला ट्राइंगल और ट्राइंगल ए ओ डी यानी कि ये वाला ट्राइंगल, दोनों को आपस में एक जगह ऐड कर। देखिए यहाँ पे ए ओ बी और ए ओ डी आप यहाँ से लेके आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपसे हम पूछना चाहते हैं कि ये देखिए त्रिभुज ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए बी सी,
ए बी सी में बेस दोनों का देखिए, ये वाला दोनों में ये वाला जो है फोर्स पी आर है जो कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है ना। उसके बाद देखिए ये एंगल जो है उसको भी हम मान लेते हैं कि दोनों कॉमन लग रहा है, ठीक। तो क्या साइड एंगल एंगल से यहाँ पे ये दोनों त्रिभुज बराबर हुए कि नहीं हुए, एंड की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू। अब देखिए ये वाला जब त्रिभुज पैरेललोग्राम बना रहे तो ये वाला त्रिभुज और इधर वाला त्रिभुज दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, यानी कि ये पैरेललोग्राम का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी पैरेललोग्राम में किसी भी विकर्ण के जब कोई विकर्ण लगता है तो उसका दोनों साइड आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं त्रिभुज ए डी सी भी इक्वल हो गया, ए डी सी भी इक्वल हो गया, यहाँ से ए डी सी भी इक्वल हो गया फ्रॉम द एबव इक्वेशन। मतलब कि एबव इक्वेशन से हम चलते हैं, कौन सा इक्वेशन जो हम यहाँ पे लेके आए हैं, देखिए यहाँ पे लेके आए हैं उस इक्वेशन से हम चलते हैं। देखिए ए ओ बी और ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ बी को देखिए किससे हम रिप्लेस कर सकते हैं, ए ओ बी को देखिए ए ओ बी को किस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं कि इसके बराबर आ जाए। तो देखिए हम ए ओ बी को सिंपली मान के चलिए तो ए सी डी यानी कि ए बी ए सी डी इससे रिप्लेस करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। पूछे क्यों, क्योंकि देखिए एक बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा हमारे पास ए सी ओ, इस रिजल्टेंट के लिए बड़ा वाला त्रिभुज हमारे पास आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए वही रिजल्टेंट के लिए हम ए ओ सी यहाँ पे लाए हुए हैं कि लाए हुए हैं, तो यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा सिंपली, तो वही लेके चलते हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिएगा क्या, यानी तो ये तीनों फोर्स को इक्वल कर दीजिएगा ना, और यहाँ पे बस लिख लीजिएगा क्या, एक मिनट रुकिए, तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको कैमरा में ये चीज़ नहीं दिखेगा, तो ये ऊपर से मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए बस। अब मिटा देते हैं, देखिए वैसे लिखना है तो लिख लीजिए कि द बेस ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी एंड द ट्रायंगल ए बी सी आर इक्वल, देन द बेस ए बी, हम इसको इस प्रकार लिखेंगे क्या, तो द बेस ए बी इज इक्वल इन ट्रायंगल TRIANGLE in triangle AOB and triangle ABC और ABC और AOB में इसलिए ट्रायंगल AOB इक्वल टू ट्रायंगल ABC एंड यहाँ पे बोलिएगा क्या, एंड द एंगल ANG एंगल इज ऑल्सो, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक। एंड जब ये वाला देखिए ये पार्ट और ये पार्ट पूरा यहाँ पे ये लिख लीजिए, उसका देखिए नेक्स्ट में क्या लिखेगा, तो ABCD is a पैरेललोग्राम है, हेंस ABCD एक पैरेललोग्राम है, अतः हेंस द ट्रायंगल ABC इक्वल टू ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD इक्वल होगा जब
जब देखिए ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल ए बी सी और ए सी डी जब इक्वल है तो हम लिख सकते हैं तीनों ट्रायंगल आपस में बराबर हैं, हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए मोमेंट वाला हम मिटा दिए, मोमेंट वाला यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा लिख लेते हैं साइड में, मोमेंट बराबर कितना लेके आए थे, मोमेंट बराबर कितना लेके आए थे, मोमेंट अबाउट पी फॉर आर के लिए, मोमेंट अबाउट आर लेके आए थे, कितना लेके आए थे मोमेंट अबाउट आर, इसके अकॉर्डिंग तो कितना आया था ए ओ सी, 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए ओ सी, इतना लेके आया था। देखिए अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नहीं कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ बी, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी। क्यों? क्योंकि जब ए बी सी और ए बी सी दोनों जगह बराबर है तो ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू ऑल्सो ट्रायंगल ए सी डी, ये भी आपस में बराबर होंगे। ये एक लो है, आप 10 में हम पढ़ चुके होंगे, ये तो बताने वाली चीज़ नहीं है, बार बार दोहराने वाली चीज़ नहीं है, 10 में आप ये पढ़ चुके हैं कि आपस में ऐसे बराबर होता है। तब यहाँ से देखिए हमको किसके बराबर क्या मिल गया, तो ए ओ बी के बराबर हमको यहाँ से ए बी सी और ए सी डी भी मिल गया। अब हम तो सोचना ये है कि ए बी सी रखें कि ए सी डी रखें कि हमको ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है रिजल्टेंट का वो मिल जाए। तो हमारे पास देखिए पहले इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मानिए, इस इक्वेशन में क्या आ चुका है, ए ओ बी आ चुका है, ए ओ डी आ चुका है, ए ओ डी आ चुका है, और लेकिन ए ओ बी को हमको रिप्लेस करना है। तो किससे रिप्लेस करेंगे, ए सी डी से, ए सी डी से, तभी ना हमको ये बड़ा वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो वही है। तो अब चलते हैं क्या, फ्रॉम above इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से सिंपली लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा है, 2 इंटू किसके बराबर, तो एम आर के बराबर, एम आर के बराबर नहीं, सॉरी एम आर के बराबर नहीं, एम पी प्लस एम क्यू के बराबर, यानी कि दोनों फोर्सेस का जो मोमेंट है उसका अलजेब्रिक सम निकाल के लाए हम कितना, तो ट्रायंगल ए ओ बी प्लस ट्रायंगल ए ओ डी। अब यहाँ से देखिए हम रिप्लेस करेंगे इसको, तो ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ट्रायंगल ए ओ बी इक्वल टू ट्रायंगल ए सी डी, 2 इंटू ट्रायंगल ए सी डी प्लस ट्रायंगल ए ओ डी। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ट्रायंगल ए, देखिए दोनों में कॉमन कौन कौन है, ट्रायंगल ए पॉइंट ए कॉमन है, फिर ओ, फिर सी, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जब हम वहां लेके आए हैं रिजल्टेंट बराबर हम लेके आ गए हैं, क्या एम आर बराबर हम इतना लेके आ गए हैं, तो हम इतना लेके आए हैं जब यहाँ पे, तो इसकी जगह पे हम एम आर सिंपल लिख सकते हैं कि नहीं, सिंपल लिख सकते हैं, तो एम पी प्लस एम क्यू इक्वल टू एम आर, अतः 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ऑफ ए ओ सी इक्वल टू 2 इंटू ट्रायंगल ऑफ ए ओ सी। यहाँ पे ये प्रूफ्ड होता है, हेंस प्रूफ्ड। यहां से भी हमें क्या सीखने को मिला कि जब किसी भी पॉइंट से हम किसी भी फोर्स के मतलब अकॉर्डिंग रिजल्टेंट निकालते हैं, तो जब वो ट्रायंगल बना रहे हो तो उस ट्रायंगल का एरिया का दुगना मोमेंट होता है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। हम यहाँ पे देखिए, यहीं पे पता चल गया कि नहीं, एम आर मतलब मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट के अकॉर्डिंग
ट्रायंगल कौन, AOC का एरिया दुगना है। फिर AOC हम वहां से रिजल्टेंट का बराबर कर दिए और यहाँ से MP प्लस MQ बराबर, यहाँ से इसको बराबर कर दिए तो बराबर आ गया। तो हमको यहाँ से पता चल गया क्या, तो इस पॉइंट से इस रिजल्टेंट का जितना मोमेंट होगा उतना ही इसका इस फोर्स Q और फोर्स P का मोमेंट होगा। किससे, तो पॉइंट O से। तब यहाँ पे ब्रेरेंस लॉ सिद्ध हुआ कि नहीं सिद्ध हुआ। उनका कहना क्या था कि जब दो भी जब किसी भी पॉइंट पे कोप्लेनर फोर्सेस लगते हैं तो उनका मोमेंट और उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मोमेंट उस प्लेन में किसी भी पॉइंट के अकॉर्डिंग सेम होगा। इस तो वही प्लेन ये हो गया कोई एक, इसमें पॉइंट O है, ये पार्टिकल A है, इसमें P और Q फोर्स का मोमेंट पॉइंट O के अबाउट और रिजल्टेंट R का मोमेंट पॉइंट O के अबाउट इक्वल हम यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ पे वेरिएंस लॉ सिद्ध होता है। आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए। ऑल्सो आप नोट डाउन कीजिए। देखिए इसका आगे है साइन कन्वर्जन। साइन कन्वर्जन आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव लिया जाता है और क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लिया जाता है। तो उसी को साइन कन्वर्जन बोलते हैं कि इसके अकॉर्डिंग तो मोमेंट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो वेरिएंस लॉ है, मोमेंट है वेरिएंस लॉ, उसके अकॉर्डिंग ही दिया गया था क्या, तो साइन कन्वर्जन। तो इसका मतलब ज़्यादा वैसे यूज़ होगा लेकिन उतना नहीं है। तो होप सो छोड़ दे कि पढ़ा देना चाहिए था, पढ़ा देना चाहिए ना। हाँ आप सब तो बोलेंगे ही पढ़ा देना चाहिए। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो बच्चा मतलब जिसके पास उतना फी नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है, जिसको कि हाँ वो पढ़ नहीं सकता कोई भी क्लास लेके, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक पहुँच सके, आप वीडियो उसके तक भी पहुँच सके, कोई दिक्कत नहीं है। उसको भी वीडियो पहुँचाइए, वो भी पढ़ेगा, आपका दोस्ती भाई बंधु होगा ना तो वो भी पढ़ेगा। वहाँ तक भी इसको, इस वीडियो को जितना हो सके उतना दबा के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जितना हो सके उतना दूर तक फैलाइए, कोई मतलब नहीं, फैलाइए। देखिए साइन कन्वर्जन, साइन, एक मिनट रुकिए। देखिए क्या है, तो साइन कन्वर्जन साइन कन्वर्सन ऑफ मोमेंट्स ऑफ मोमेंट, ये डाल लीजिएगा किसमें, तो टॉपिक में डाल लीजिएगा साइन कन्वर्जन ऑफ मोमेंट। ठीक, सिंपल लिख लीजिए ना, इसमें ज़्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। जब क्लॉकवाइज रहेगा क्या, तो मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट रहेगा तो पॉजिटिव, यानी कि जब मोमेंट घड़ी के दिशा में घूमे, यानी कि इस प्रकार से, इस प्रकार से रहेगा तो हमको पॉजिटिव लेना है। ठीक, घड़ी आप पहनते हो, घड़ी ऐसे ही ना घूमता है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो घड़ी की दिशा में जब घूमेगा तब। बी एंटी मार्कर, रुकिए जी, CLOC की क्लॉक वाइज नेगेटिव, इस ससुरा हमेशा टेढ़े भागता है। सॉरी मतलब कहने का मतलब ये नेगेटिव है तो हमेशा टेढ़े ना ही भागेगा। ये देखिए खच्चड़ होता है, मतलब मान के चलिए ऐसे याद कीजिए, जो पॉजिटिव होता है वो सुधरल रहता है, हमेशा सीधा चलेगा वो। ठीक, और नेगेटिव रहता है वो खच्चड़ होता है, हमेशा उल्टा भागेगा घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे। मोमेंट मान के चलिए, मोमेंट एक फादर है, ठीक, मोमेंट ये दोनों का बाप है। मोमेंट का दो बेटा, कौन, तो एक पॉजिटिव मतलब क्लॉकवाइज मोमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो सीधा है, एकदम सोझ बुतरू है, वो एकदम सोझ बुतरू है, वो हमेशा एकदम बाबूजी के आगे कार बेटा होता है ना, वैसन है। ये फिगर भी बना लीजिएगा। ये जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो बाबूजी के एकदम नालायक खच्चड़ बुतरू है, वो है कौन, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
ये एकदम खच्चड़ बुद्धरू है। कौन? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट फॉर फन। देखिए पढ़ते मतलब खेलते खेलते पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उसमें स्ट्रेस लेवल आपका कम रहेगा, आप इसको आसानी से समझ सकेंगे। अभी देखिए मोमेंट क्या हो गया, तो ये दोनों का बाप हो गया, ठीक। मोमेंट का पहला बेटा कौन? तो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज सीधा सोझ है, वो हमेशा घड़ी की दिशा में भागेगा। एंटी क्लॉकवाइज टेढ़े खच्चड़ है, तो हमेशा उल्टा दिशा में भागेगा। इसको नोट डाउन कीजिए। आगे देख लेते हैं पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स यानी कि आपको पहले ही समझा चुके हैं क्या, तो जब एक ही प्लेन पे लगने वाले वैसे फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस इक्वल रहे तब उनको पैरेलल फोर्स कहेंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्स यानी कि एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो तब फिर अनलाइक पैरेलल फोर्स यानी कि अपोजिट साइड में, तो उसमें देखिए पैरेलल फोर्स बाप हो गया, लाइक पैरेलल फोर्स बेटा हो गया जो सुधर है, एक ही दिशा में जाएगा। और फिर अनलाइक पैरेलल फोर्स वो खच्चड़ है, ससुरा हमेशा टेढ़ा भागता, हमेशा उल्टे भागेगा वो। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि पैरेलल फोर्स और अनलाइक पैरेलल फोर्स रिजल्टेंट उनका देखने पे बहुत लंबा चल जाएगा वो, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 में। फिर से आपको एक बार गांधी जयंती की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक बच्चों को पहुँच सके, वो आसानी से वीडियोस देख के पढ़ सकें। थैंक यू।